इस तरह के क्वेश्चन को अगर आप छोड़ते हैं तो आपका एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो इसी पीडीएफ से आती है और वो क्वेश्चन आपका अवश्य ही छूट जाएगा। इसलिए इस तरह के पीडीएफ को आप ज़रूर से ज़रूर रिवीजन करके जाएं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। और जितने लोगों ने इससे पहले के पीडीएफ यानी वीडियो जो हमने बनाया है उसको नहीं देखा है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, उसको एक बार आप लोग ज़रूर देखें, क्योंकि उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं साइंस का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का प्रमुख संगठक कौन कौन से हैं? तो वो ब्यूटेन है और प्रोपेन है। एलपीजी का प्रमुख संगठन जो है वो ब्यूटेन है और प्रोपेन है। ब्यूटेन में आपका 4 कार्बन होते हैं और प्रोपेन में आपका 3 कार्बन होते हैं। तो 3 कार्बन प्लस 4 कार्बन का जो है संगठन है। अब है बॉयल नियम लागू होता है। बॉयल का नियम जो है, बॉयल का नियम लागू होता है नियत तापमान पर, ये टेम्परेचर कांस्टेंट कर दीजिए। यानी बॉयल का नियम आपको लगाना है तो टेम्परेचर कांस्टेंट करना पड़ेगा। जैसे आप सुने होंगे बॉयल्स का नियम, बॉयल्स का नियम, एक होता है चार्ल्स का नियम। तो ये सभी जो है आपको जो है बॉयल्स के नियम को लगाने के लिए आपका जो है टेम्परेचर आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। उसी तरह से अगर आप चार्ल्स का नियम लगाएंगे तो प्रेशर आपको कांस्टेंट करना पड़ेगा। ये बातें आपको याद रखना है कि बॉयल्स का नियम लागू तब होगा जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा नियत तापमान पे, और चार्ल्स का नियम तब होगा जब आप दाब जो है नियत करेंगे। अब जो है अगला क्वेश्चन, एनटीपी मतलब हो गया सामान्य ताप एवं दाब, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। एनटीपी का फुल फॉर्म, एनटीपी सामान्य ताप एवं दाब यानी नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर किसी गैस का 1 मोल का आयतन कितना होता है? तो वो 22.4 लीटर होती है। ये भी क्वेश्चन आपसे पूछी जाती है कि एनटीपी पर किसी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है? वो 22.4 लीटर होती है। अब है सिगरेट लाइटर से निकलती है। जिस तरह से एलपीजी में आपने देखा था कि किसका संगठन था, प्रोपेन प्लस ब्यूटेन का, तो ये सिगरेट लाइटर्स जो निकलती है वो ब्यूटेन गैस होती है, यानी 4 कार्बन का होती है ओनली। अम्ल वर्षा होती है। अम्ल वर्षा क्या होती है? तो SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड तथा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के कारण होती है। SO2 और NO2 के कारण जो है अम्ल वर्षा होती है। ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 क्या होते हैं? तो वो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होते हैं। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड कहलाता है ब्लीचिंग पाउडर। मानव द्वारा संश्लिष्ट प्रथम रेशा कौन था? मानव द्वारा संश्लिष्ट जो है प्रथम रेशा नायलॉन था। सेल्यूलोज से बने कृत्रिम रेशा क्या कहलाता है? तो वो रेयॉन कहलाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है किस विधि से? तो रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा किया जाता है। जीवाश्मों का उम्र ज्ञात किया जाता है। जीवाश्म क्या होते हैं कि जो मान लीजिए थोड़ा सा सड़ गल जाते हैं, तो उस चीज़ को जो है ज्ञात करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग विधि द्वारा ज्ञात करते हैं उस चीज़ों का। पुरानी चट्टानों की आयु का आकलन कैसे किया जाता है? जो पुरानी चट्टान हो जाते हैं पर्वत पर, उसका जो है आकलन जो है यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा करते हैं। यूरेनियम डेटिंग विधि द्वारा। हेलोजनों में सर्वाधिक प्रभावशाली कौन है? तो सर्वाधिक प्रभावशाली जो है फ्लोरीन है। हेलोजन में, हेलोजन फैमिली आप जानते हैं कि हेलोजन में जो है आपका फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है। तो इसमें जो है ये फ्लोरीन जो है प्रभावशाली है, क्योंकि फ्लोरीन की बात कीजिएगा तो ये फ्लोरीन जो है सबसे ऊपर में होते हैं पीरियोडिक टेबल में। एक वर्ग का ये सभी तत्व है तो वर्ग में सबसे ऊपर में होते हैं, इसलिए इसका जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। शहद का मुख्य घटक क्या है? शहद का मुख्य घटक जो है वो फ्रुक्टोज होते हैं। शर्करा को यकृत बदलती है किस में? यानी ग्लूकोज को जो है, ग्लूकोज को लीवर क्या करता है? भविष्य में जो है उसको यूज करने के लिए ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके रखता है, ताकि अगर भविष्य में ग्लूकोज की कमी पड़े तो फिर उसको ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करके यूज कर सके। अब है रंजक व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है। तो रंजक यानी डाई व खाद्य पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है कैरेमल का। खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए, खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाने के लिए प्रयोग किसका किया जाता है? किस चीज़ों का? तो वो बेंजोइक एसिड का प्रयोग किया जाता है। बेंजोइक एसिड का उपयोग किया जाता है खाद्य पदार्थों को खराब होने से। यह है
अब है सत्य फल उत्पन्न होता है। सत्य फल जो है यानी ट्रू फ्रूट जो है वो केवल अंडाशय से यानी केवल ओवरी से उत्पन्न होते हैं। अंडाशय का इंग्लिश ओवरी होता है। ये जो है केवल ओवरी से ही डेवलप होता है सत्य फल। अब है असत्य फल उत्पन्न होता है। असत्य फल जो है ओवरी के अलावा जो है पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन एवं बाह्य दल यानी थैलेमस उसके बाह्य दल से भी उत्पन्न हो सकते हैं औसत फल। जो ओवरी के अलावा भी उत्पन्न होंगे उसी को औसत फल कहेंगे, क्योंकि ओवरी से जो होगा वो सत्य होगा, ट्रू होगा, लेकिन फॉल्स होगा जो ओवरी और ओवरी के अलावा भी हो सकता है। पौधे का प्रजनन अंग होता है। पौधे का जो है देखिए रिप्रोडक्टिव अंग जो होता है ऑर्गन वो फूल होता है यानी फ्लावर। फ्लावर जो है पौधे का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। आप जानते हैं कि फ्लावर के 4 पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, के कोरोला, एंड्रोसियम और गाइनेसियम। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फलों का अध्ययन जो है पोमोलॉजी कहलाता है। इस तरह से स्टडी वाला भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। इस फलों का अध्ययन हो गया, फूलों का अध्ययन है और कई सारे अध्ययन पढ़ा जाता है। सबको एक जगह में एक PDF में लाने की कोशिश करूँगा। उस तरह से फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन जो है एंथोलॉजी कहलाता है। अब है जल में विलय विटामिन कौन है? अब देखिए एक तो होता है जल में विलय विटामिन और दूसरा होता है वसा में विलय घुलनशील विटामिन। अब दोनों दिया हुआ है। तो जल में जो विटामिन घुलनशील होता है वो होता है B&C। B&C जो है वो वाटर सोल्यूबल है, लेकिन फैट सोल्यूबल की बात कीजिएगा तो वो A, D, E and K 4 प्रकार के जो विटामिन होते हैं वो फैट में सोल्यूबल होते हैं। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन होता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है सेरेब्रम। सेरेब्रम जो है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है। एल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो एल्जाइमर एक डिजीज है जिसमें जो है मानव का मस्तिष्क जो है प्रभावित हो जाता है एल्जाइमर में। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है? तो इत्र जो है तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान जो है मस्तिष्क के सेरिब्रम द्वारा होती है। सुक्रोज में होता है, सुक्रोज में ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है। ये सुक्रोज जो है इसमें ग्लूकोज प्लस फ्रुक्टोज होता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है। इसमें फास्ट एनर्जी आता है। इंस्टेंट एनर्जी आने के कारण जो है कार्बोहाइड्रेट जो है खिलाड़ियों को दिया जाता है। गन पाउडर मिश्रण होता है किसका? गन पाउडर जो मिश्रण है वो है सल्फर, चारकोल एवं सोडा का। सल्फर, चारकोल एवं सोडा का जो है मिश्रण होता है गन पाउडर। वर्षा की बूंदें गोलाकार क्यों होती है? वो पृष्ठ तनाव के कारण। वर्षा की बूंदें जो है गोलाकार सरफेस टेंशन के कारण होती है। अशुद्धियों से द्रव का क्वथनांक क्या होता है? द्रव का क्वथनांक अगर उसमें अशुद्धि आप मिला जाते हैं तो बढ़ता है, क्योंकि अगर द्रव में अशुद्धि मिला दिए हैं तो उसको जो है बॉइलिंग पॉइंट उसका बढ़ जाएगा। उसको ज़्यादा उस बॉइलिंग पॉइंट रहेगा तब जाके वो जो है वो मतलब उसमें बॉइलिंग पॉइंट बढ़ा देगा। कुपोषण होता है। कुपोषण क्यों होता है? वो प्रोटीन की कमी से होता है। कुपोषण जो है प्रोटीन की कमी से होता है। कुपोषण अब देखिए 2 प्रकार की होती है, क्वाशिरकोर और मेरेस्मस। ये दोनों जो है क्वाशिरकोर एवं मेरेस्मस की बीमारी होती है प्रोटीन के ही कमी से होती है, क्योंकि ये एक प्रकार का कुपोषण ही है जिसमें बच्चे का जो है शरीर जो है थोड़ा सा दूसरे टाइप का दिखने लगता है। उसमें क्या होता है झुरझुरापन दिखने लगता है उसके स्किन में। अब है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है। ये देखिए बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है क्यों? थायरॉक्सिन की कमी से। ये थायरॉक्सिन कहाँ से निकलती है? तो थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन निकलती है। थायराइड ग्लैंड अगर डेवलपमेंट नहीं होगा तो थायरॉक्सिन हार्मोन ज़्यादा नहीं निकलेगा, जिसके कारण जो है बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाएगा। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? अब देखिए ये थाइमस ग्लैंड जो है, ये थाइमस ग्लैंड जिस टाइम बच्चे का जन्म होता है तो ये थाइमस ग्लैंड साइज में बहुत बड़ी होती है। ये थाइमस ग्लैंड किस लिए रिस्पॉन्सिबल होती है? ये इम्यून सिस्टम यानी प्रतिरक्षा तंत्र में बहुत रिस्पॉन्सिबल होते हैं। लेकिन जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है ये थाइमस ग्लैंड जो है आकार में यानी साइज में घटते जाते हैं, जिसके कारण क्या होता है कि इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है। इस तरह से देखिएगा कि बुढ़ापा में ज़्यादा बीमारी भी होती है। इसी के कारण जो है लुप्त हो जाने के कारण आता है ये थाइमस ग्लैंड के बारे में। अब दूसरा है प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन है? तो वो सेल्यूलोज है। सेल्यूलोज जो है जिसका प्लांट सेल वॉल जो बना होता है सेल्यूलोज का बना होता है, तो प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक है।
आरएनए का मुख्य कार्य क्या है? देखिए, आरएनए का मुख्य कार्य होता है प्रोटीन का संश्लेषण करना होता है। आरएनए का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का संश्लेषण करना। इसका आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? तो आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोन्यूक्लिक एसिड। इस तरह से देखिएगा, डीएनए जो है, डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब उसमें खाली डीऑक्सी लग जाता है, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड डीएनए का फुल फॉर्म होता है। आपको इसको भी याद रखना है। अब प्रोटीन बना होता है, प्रोटीन किससे बना होता है? प्रोटीन जो है एमिनो एसिड से बना होता है। प्रोटीन एक प्रकार का हो जाता है बहुलक। अब देखिए, ये बहुलक क्या होता है? कई सारे एकलक मिलकर बहुलक का निर्माण करते हैं। इस तरह से एमिनो एसिड जो है, कई सारे एमिनो एसिड, मान लीजिए ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, ये एमिनो एसिड, कई सारे एमिनो एसिड आपस में जुड़ के जो है प्रोटीन का निर्माण करता है। तो इसी तरह से जो है कई सारे एमिनो एसिड जुड़ के प्रोटीन निर्माण करेगा। तो यानी एक एमिनो एसिड को मोनोमर कहेंगे, एकलक कहेंगे, तो कई सारे एकलक मिलके जो है बहुलक का निर्माण करती है। प्रोटीन का देखिए, अब देखिए, मान लीजिए प्रोटीन हो गया बहुलक, तो प्रोटीन का पाचन होगा तो वो किसके थ्रू होगा? किस एंजाइम से? तो पेप्सिन एंजाइम से होगा। पेप्सिन एंजाइम जब प्रोटीन पे जाएगा तो वो उसको जो है पाचन कर देगा। पाचन करने का मतलब क्या हुआ कि फिर से प्रोटीन जो है टूट टूट के एमिनो एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, एकलक में कन्वर्ट, एमिनो एसिड प्लस एमिनो एसिड में आ जाएगा, जिससे क्या होगा? वो एकलक में आ जाएगा। अब है, प्रयोगशाला में संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ कौन था? प्रयोगशाला में जो संश्लेषित पहला कार्बनिक पदार्थ था वो था यूरिया, जिसका निर्माण जो है वोहलर ने किए थे प्रयोगशाला में। प्रयोगशाला में संश्लेषित सबसे पहला कार्बनिक पदार्थ यूरिया था। प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण प्रथम किसने किया था? तो वो वोहलर ने किया था। अभी जैसे कि हमने बताया था आपको, प्रयोगशाला में यूरिया का संश्लेषण सर्वप्रथम वोहलर ने किए थे। यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है? तो 46%। तो यूरिया में आप देखे होंगे कि जो खाद वाला बीज, खाद का जो बोरा आता है, किसान के अगर आप होंगे, किसान के अगर आप देखे होंगे कि खाद का जो बोरा लाते हैं उसमें लिखा रहता है, इसमें यूरिया में, यूरिया खाद को देखिएगा, जैसे यूरिया आता है, डीएपी आता है, पोटास आता है, तो अगर आप यूरिया में देखिएगा तो उसमें लिखा रहता है नाइट्रोजन की मात्रा जो है, नाइट्रोजन करके उसमें दिया रहेगा 46%, 46% उसमें लिखा रहता है। अब है, यूरिया उर्वरक में नाइट्रोजन मौजूद होता है किस रूप में? तो एमाइड के रूप में मौजूद होता है। यूरिया का रासायनिक नाम क्या होता है? सूत्र, रासायनिक सूत्र होता है NH2CONH2। ये होता है यूरिया का रासायनिक सूत्र। यूरिया जो है अधिकतम मात्रा में पाया जाता है किसमें? तो वो मानव के मूत्र में जो है पाया जाता है। मानव के यूरिया जो अधिकतम मात्रा में मानव के मूत्र में पाया जाता है। यूरिन जो होता है, यूरिन में सबसे ज़्यादा यूरिया की मात्रा पाया जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? तो शरीर में यूरिया जो है वो लीवर में बनता है। अब जो है ये मूत्र दुर्गंध देता है। अब ये जो है यूरिन आपका जो है, यूरिन जो आपका जो है दुर्गंध देता है, वो यूरिया के ही कारण देता है। दूध को पाश्चुकृत किया जाता है, पाश्चुराइज किया जाता है, वो 62 डिग्री सेंटीग्रेड पे दूध को पाश्चुकृत किया जाता है। दूध का पीएच मान कितना होता है? तो दूध का पीएच मान 6.4 होता है, यानी 6.4। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन है? तो रेनिन है। ये देखिए, बच्चों में जो बच्चे जो दूध पीते हैं उसको पचाने के लिए जो प्रोटीन होते, एंजाइम होते हैं, सॉरी, वो रेनिन होते हैं। दूध के प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम कौन होते हैं? वो रेनिन है। दूध की शुद्धता मापी जाती है किससे? लैक्टोमीटर की सहायता से दूध की शुद्धता मापी जाती है। अगर किसी व्यक्ति ने दूध में पानी मिला दिया होगा तो लैक्टोमीटर अगर गिरा दिया जाता है तो उससे ये पता चल जाता है कि व्यक्ति ने दूध में जो है पानी मिला दिया है। तो इस तरह से दूध की शुद्धता जो है लैक्टोमीटर से मापा जाता है। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो वो BHC 10% का व्यापारिक नाम, देखिए थोड़ा सा झप गया, इसको बता रहे हैं, वो गेमेक्सिन है। BHC 10% का व्यापारिक नाम जो है गेमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है किसके कारण? तो जीवाणु के कारण। जीवाणु जो है दूध को खट्टा कर देता है। पेनिसिलिन क्या है? पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक्स है। पेनिसिलिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है जिसका सबसे प्रथम खोज जो है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे। अंडे में प्रोटीन पाया जाता है। अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो उजले वाले भाग में प्रोटीन पाया जाता है। आप देखे होंगे कि अंडे को जब बॉयल कीजिएगा तो एक पार्ट आपका उजला दिखाई देगा और अंदर में उसका पीला पार्ट दिखाई देता है। तो अंडे में जो प्रोटीन पाया जाता है वो उजले भाग में पाया जाता है।
रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास एक प्रकार का सोडियम सिलिकेट है। दर्द निवारक दवाएं कहलाती है। यानी दर्द निवारक दवाएं का मतलब हो गया वैसी दवाएं जो आपके दर्द को ख़त्म कर दें, तो उसका मतलब होता है, उसे कहते हैं एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक जो है क्या करती है कि आपके पेन को ख़त्म कर देती है, ये पेन किलर होती है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा को क्या कहते हैं? दूध में जो शुगर पाई जाती है उसको कहते हैं लैक्टोज। आप इस तरह से पढ़े भी थे कि दूध को जो है लैक्टोमीटर की सहायता से जो है उसका शुद्धता मापी जाती है। तो दूध में जो शुगर पाई जाती है वो लैक्टोज पाई जाती है। लैक्टोज को जो है लैक्टोमीटर से आपको लैक्टोज याद रखना है। एंटीबायोटिक्स नष्ट करती है किसको? तो बैक्टीरिया को। एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देती है। अब है अंडाणु का निषेचन कहाँ होता है? ओवम जो होता है, ओवम का निषेचन फर्टिलाइजेशन जो है वो फेलोपियन ट्यूब में होता है। फेलोपियन ट्यूब में होता है। ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आपको रिवीजन करके ही एग्जाम में जाना चाहिए। अब है द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक कौन है? तो वो पारा है। द्रवों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक जो है वो पारा आपका है। पारा यानी Hg कुमारकली को भी पारा कहते हैं। एंटीबायोटिक एम्पिसिलिन प्राप्त होती है किससे? तो बैक्टीरिया से प्राप्त होती है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कौन है? तो वो कार्बन है। हाइड्रोजन से सर्वाधिक मिश्रित तत्व कार्बन है। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है? कागज पर पुराने उंगलियों या चिन्हों को सिल्वर नाइट्रेट के घोल से विकसित किया। तो जो चुटकी दिया जाता है, जो आदमी पढ़ते पर मतलब अपना सिग्नेचर नहीं कर पाते हैं, दस्तखत नहीं किए जाते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है कि कागज़ों पे जो है उंगलियों के चिन्हों को सिल्वर नाइट्रेट का जो है घोल होता है उसी में पहले सटा के उसके बाद जो है कागज़ पे मोहर लगाया जाता है। पुराने तैल चित्रों को रंगों को फिर से उभारने के काम आता है, वो कौन होता है? H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड। इसका सूत्र भी याद रखना है। अगर ये हाइड्रोजन परऑक्साइड लिख के नहीं देगा, H2O2 देगा, तो आपको ये भी याद रखना है कि पुराने तैल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के काम में आता है H2O2। अगर आप जो है सिल्वर नाइट्रेट का भी देखिएगा फॉर्मूला, तो सिल्वर नाइट्रेट का भी हम आपको बताते हैं AgNO3 जो है आपका सिल्वर नाइट्रेट कहलाता है। तो इस तरह से इसको भी याद रखिएगा। हो सकता है सिल्वर नाइट्रेट लिख के नहीं आवे तो AgNO3 भी ऑप्शन में रहेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है? तो डिहाइड्रेशन से प्रायः जो है सोडियम क्लोराइड की कमी होती है। तो सोडियम क्लोराइड का भी आप फॉर्मूला देख लीजिए, NaCl जो होता है ये होती है सोडियम क्लोराइड की फॉर्मूला। क्योंकि हो सकता है सोडियम क्लोराइड डायरेक्ट लिख के नहीं आए तो NaCl भी दे सकता है। तो इस तरह से आपको ये भी याद रखना है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? वो ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है? ग्लूकोज एसीटेट से बनी होती है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक कौन है? तो बोन ब्लैक है। चीनी शोधन के लिए प्रयुक्त रंजक बोन ब्लैक है। व्यक्ति का भार लिफ्ट में अधिक होता है कब? जब ऊपर की ओर गति से बढ़ रही होती है। जब लिफ्ट को आप ऊपर की ओर गति करवाइएगा तो व्यक्ति का लिफ्ट में बढ़ा हुआ भार प्रतीत होता है। किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है? तो वो फैट के साथ, वसा के साथ जो है वसा और कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है। श्यानता की एसआई मात्रक क्या होती है? श्यानता की एसआई इकाई जो है वो पॉइज हैं। श्यानता के एसआई मात्रक जो है वो पॉइज होते हैं। जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कौन है? सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व जो है कार्बन होता है। एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है? तो एल्कोहल का प्रयोग जो है -40 डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे के ताप मापने वाले में किया जाता है। किसी पदार्थ को गर्म करने पर उसके आयतन पर और उसके द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो किसी पदार्थ को गर्म करने पर आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान जो है नियत रहता है। अब देखिए किसी पदार्थ को आप गर्म कीजिएगा तो वो आयतन जो है वॉल्यूम में बढ़ेगा। कैसे? क्योंकि मान लीजिए कि आप किसी बर्तन में दूध को गर्म कर रहे हैं तो आप ज़्यादा उस पर हीट दीजिएगा तो वो जो है ऊपर आना स्टार्ट होता है, यानी वो आयतन में बढ़ जाएगा। लेकिन उसमें दूध का द्रव्यमान तो सेम ही रहेगा क्योंकि द्रव्यमान तो 1 लीटर से 2 लीटर नहीं हो जाएगा, सिर्फ आपको ये लगेगा कि ऊपर आ गया है।
इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पे आयतन बढ़ता है जबकि द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? अब देखिए, ध्वनि की चाल निर्भर करती है माध्यम की प्रत्यास्थता तथा डेंसिटी पर, घनत्व पर निर्भर करती है। CO2 गैस का प्रकृति क्या होती है? तो CO2 गैस का प्रकृति जो है वो अम्लीय होती है। थोड़ा सा कट गया है, उसको याद रखना है कि अम्लीय होती है। अब देखिए, CO2 गैस के साथ साथ अगर अन्य कई भी गैस इस तरह से पूछ ले तो भी उसको कैसे निकालेंगे? तो आप जो है S ब्लॉक और P ब्लॉक के जितने भी जो है, मान लीजिए, पहले जो आपको याद रखना है कि जो धातु होते हैं, धातु जो होते हैं, मेटल की बात कर रहे हैं, जो धातु होते हैं यानी मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो जो आपका बेसिक होगा यानी क्षारीय होगा। मेटल का ऑक्साइड जो है वो आपका क्या होगा? बेसिक होगा। यानी धातु का ऑक्साइड क्षारीय होता है। लेकिन अब इसके उल्टा नॉन मेटल यानी अधातु, नॉन मेटल की हम बात कर रहे हैं, अधातु की बात कर रहे हैं, लिखने में थोड़ा सा जगह कम पड़ रहा है। तो नॉन मेटल का जो ऑक्साइड होगा वो क्या होगा? एसिडिक होगा, अम्लीय होगा। इस तरह से आप देख रहे हैं कि CO2 यानी कार्बन जो है क्या है? अधातु है। अधातु है तो अधातु का जो जितने भी ऑक्साइड होंगे वो क्या होंगे? अम्लीय होंगे। इस तरह से जो है कार्बन के साथ अगर आपको मान लीजिए कि आपको जैसे दे दे कि फॉस्फोरस दे दे, तो फॉस्फोरस का ऑक्साइड अगर दे दे, जैसे फॉस्फोरस का ऑक्साइड दे दे तो वो भी आपका अम्लीय होगा। नाइट्रोजन का ऑक्साइड दे दे तो वो भी आपका अम्लीय होगा, क्योंकि ये सभी जो है अधातु में आते हैं। लेकिन जब आपको जो है कैल्शियम का ऑक्साइड दे तो वो कैसा होगा? क्षारीय होगा, क्योंकि कैल्शियम एक धातु है। इस तरह से आपको याद रखना है कि धातु का ऑक्साइड जो होता है वो क्षारीय होता है और धातु का जो है अम्लीय होता है। अब इसमें कुछ जो है उदासीन होते हैं, तो वो होता है CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है प्रकृति में, कार्बन मोनोऑक्साइड का प्रकृति क्या होता है? ये उदासीन होता है, ये आपको याद रखना है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है? तो संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या जो है अधिकतम 8 हो सकती है। किसी भी बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन जितने होते हैं उसे संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। वो उसकी संख्या कितनी होती है? 8 होती है। दिया सलाई में प्रयोग होता है। दिया सलाई मानी जो आप जो है माचिस में देखते हैं जो यूज किया जाता है वो लाल फॉस्फोरस होता है। जो फॉस्फोरस जो है दिया सलाई जो आप जलाते हैं उसमें देखते हैं उसमें मसाला टाइप का रहता है, तो वो लाल फॉस्फोरस होता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो विरंजक चूर्ण तथा DDT का प्रयोग किया जाता है कीटाणुनाशक के फॉर्म। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या है? साबुन बनाने की प्रक्रिया को सैपोनिफिकेशन कहते हैं। सॉप तो उसका साबुन का तो इंग्लिश सॉफ ही होता है। इस तरह से आप कर सकते हैं कि सैपोनिफिकेशन को साबुन बनाने की प्रक्रिया कहते हैं। श्वसन क्रिया में निर्माण क्या होता है? तो श्वसन क्रिया में जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में क्या होता है कि ऊर्जा का निर्माण होता है। श्वसन में ग्लूकोज यानी शर्करा होता है। शर्करा का क्या होता है? तो ऑक्सीकरण होता है। अब क्या होता है कि ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज जो है उसका ऑक्सीकरण होता है। कैसे? बाहर से जब श्वसन प्रक्रिया के दौरान जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो वो हमारे शर्करा के साथ मिलकर उसका ऑक्सीडेशन करता है, जिससे हमको एनर्जी प्राप्त होती है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम में होता है? तो पेट, यानी अमाशय को कहते हैं पेट, यानी पेट में जो होता है वो अम्लीय माध्यम में होता है भोजन का पाचन। हार्मोन का कार्य क्या है? हार्मोन का कार्य जो है सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है हमारा हार्मोन। हार्मोन क्या करते हैं? हमारे शरीर में सभी प्रकार के जितने भी केमिकल प्रोसेस है उसको कंट्रोल करने का कार्य करती है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र कौन है? रिफ्लेक्स एक्शन, इसको कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। रिफ्लेक्स एक्शन का संचालन का कार्य कौन है? वो मेरुदंड है। मेरुदंड, इसको स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। प्रतिवर्ती क्रिया में जैसे होता है, जैसे मान लीजिए कि आप एकाएक किसी गर्म वस्तु को टच करते हैं तो अपना हाथ झट से पीछे खींच लेते हैं। ये सभी क्रिया जो है प्रतिवर्ती क्रिया होती है। जैसे मान लीजिए कि होता क्या है, जैसे आप जो है किसी आपको जैसे सुई चुभ जाता है तो आप अपना हाथ पीछे की ओर खींच लेते हैं। तो ये सभी जो है क्रिया जो है प्रतिवर्ती क्रिया होती है। ये सभी जो है स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा होता है। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक कार्य करता है किसके? तो ये पास्कल के सिद्धांत पे कार्य करता है। पास्कल एक साइंटिस्ट है जिन्होंने बताए थे सिद्धांत, उसी सिद्धांत पे जो है ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक जो है कार्य करता है। हाइड्रोलिक ब्रेक। सोने को घोला जा सकता है किसमें? तो सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड। सोने को जो है सल्फ्यूरिक एसिड जिसका फॉर्मूला होता है H2SO4
प्लस नाइट्रिक एसिड HNO3, ये नाइट्रिक एसिड है, इसमें जो है सोने को आप घोल सकते हैं। क्वार्क प्राप्त होता है किससे? तो क्वार्क जो है क्वेकस यानी ओक के पेड़ से प्राप्त होते हैं। क्वार्क जो आपका क्वेकस दिया है, क्वेकस पेड़ का नाम है ओक, ओक के पेड़ से जो है प्राप्त किया जाता है क्वार्क। अब है कुनैन प्राप्त होता है। कुनैन जो प्राप्त किया जाता है वो बीमारी में भी यूज होता है, वो सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है। मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत क्या है? तो वो अफीम है। ये एक प्रकार का नशीला पदार्थ होता है जिसका यूज जो है किया जाता है। तो मॉर्फिन तथा हीरोइन का मुख्य स्रोत जो है अफीम होता है। तारपीन का तेल प्राप्त होता है किससे? तो चीड़ के पेड़ से। चीड़ का नाम सुने होंगे, चीड़, देवदार, ये सभी नाम सुने होंगे। तो ये चीड़ के पेड़ से ही तारपीन का तेल प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजित पदार्थ क्या होते हैं? तो चाय में उत्तेजित पदार्थ जो है थीन होते हैं। थीन जो है ये उत्तेजित पदार्थ होते हैं। अब है कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ क्या होते हैं? तो कॉफ़ी में उत्तेजित पदार्थ जो है कैफीन होते हैं। देखिए, क से कॉफ़ी, क से कैफीन, इस तरह से आपको ध्यान रह जाएगा कि चाय में थीन और कॉफ़ी में कैफीन। इस तरह से आप कन्फ्यूजन में नहीं आइएगा। दूध में उपस्थित प्रोटीन कौन है? तो दूध में उपस्थित प्रोटीन जो है वो कैसीन प्रोटीन होते हैं। तंबाकू में विषैला पदार्थ क्या होता है? तो वो निकोटीन होते हैं। तंबाकू में विषैला पदार्थ निकोटीन होता है। निकोटीन के कारण ही जो है तंबाकू में जो है कैंसर होने का कारण होता है। चांदी की चमक को काला कौन करता है? तो चांदी की चमक, चांदी देखते हैं जो चमकते रहते हैं उसको कब कुछ दिन के बाद जो वो काला पड़ जाती है। तो किसके कारण? तो ओजोन गैस के कारण जो है वो काला पड़ जाती है। अब एक क्वेश्चन बीच में लगता है छूट रहा है, उसको हम देख लेंगे। अब इसका जो है थोड़ा सा आगे देखते हैं। इस्पात की कठोरता जो है, इस्पात की कठोरता निर्भर किस पे करती है? तो इस्पात की कठोरता उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पर डिपेंड करती है। इस्पात, देखिए, लोहा से इस्पात बनाया जाता है, तो इसमें जो है उसमें उपस्थित कार्बन की मात्रा पे डिपेंड करती है कि इस्पात जो है कितना कठोर है। 1 ग्राम वसा में उत्पन्न ऊर्जा कितना होता है? वो 93 कैलोरी होती है। भूमि पर पाए जाने वाला प्रथम पौधा कौन है? देखिए, भूमि पर पाए जाने वाला, ये देखिए, इससे ब्रायोफाइट से पहले जो भी पौधे थे वो जल में पाए जाते थे, लेकिन ब्रायोफाइट पहला ऐसा पौधा है जो पृथ्वी पे आने का कोशिश किए, लेकिन ये जो है कम्प्लीटली सफल पौधा नहीं हुआ, लेकिन ये भूमि पर आने का प्रथम पौधा इसमें शामिल हो गया, क्योंकि ये भूमि पर आने का ये कोशिश किए, भूमि पर आए भी, लेकिन ये अपना रिप्रोडक्शन करने के लिए फिर पानी में चले जाते थे। इस तरह से आप कह सकते हैं कि भूमि पर आने वाला प्रथम पौधा ब्रायोफाइट है। और ये भूमि और पानी दोनों जगह में इसका आवास होने के कारण इसको जो है पादप जगत का यानी प्लांट किंगडम का एम्फीबिया भी कहते हैं। आप जानते हैं कि एम्फीबिया वो होती है जो दोनों जगहों पे निवास करती है। अब दूसरा है, मरुस्थल में उगने वाला पौधा कौन है? मरुस्थल में उगने वाला पौधा जो है वो है जीरोफाइट। जीरोफाइट, क्योंकि आप जानते हैं कि मरुस्थल में पानी की कमी होती है, तो वहाँ जीरोफाइट पौधे ही पाए जाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधे को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं लिथोफाइट। लिथो मतलब होता है चट्टान, फाइट मतलब उगने वाले, यानी चट्टानों पर उगने वाले पौधे को कहते हैं लिथोफाइट। गोबर पर उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कैप्रोफिल। कैप्रोफिल, गोबर पर जो उगने वाले कवक होते हैं, गोबर छत्ता जिसको कहते हैं, उसको इंग्लिश में कैप्रोफिल कहते हैं। इस तरह से आपको याद रखना है। वृक्षों के छालों पर उगने वाले कवक जो लाइकेन होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं कॉर्टिकॉल्स। कॉर्टिकॉल्स, वृक्ष के छाल पे उगने वाले कवक को देखिएगा, वृक्ष के छाल, बड़े बड़े वृक्ष के छाल पे उग जाते हैं, उसको कहते हैं कॉर्टिकॉल्स। सबसे बड़ा जो है बीजांड किस में होता है? तो वो साइकस में होता है। सबसे बड़ा बीजांड साइकस में होता है। संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित किससे है? तो वो संसार के सबसे लंबे पौधे संबंधित है जिम्नोस्पर्म का। जिम्नोस्पर्म का एक सिक्वोया वृक्ष है जो सबसे लंबे पौधे होते हैं, वो जिम्नोस्पर्म से ही पाए जाते हैं, जिम्नोस्पर्म में ही हैं। पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होता है? तो पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब कम होता है। अब है वायुमंडल होता है, वायुमंडल, सॉरी, ये वायुमंडल होता है, यहाँ गलत होगा, ये यहाँ होना चाहिए वायुमंडल गर्म होता है। तो वायुमंडल गर्म जो होता है वो होता है संवहन विधि द्वारा गर्म होता है। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस कौन है? तो वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला अक्रिय गैस आपका रेडॉन है। इस तरह से पहले आपको अक्रिय गैस भी याद रखना चाहिए कि अक्रिय गैस जो है जैसे कौन कौन होते हैं। तो हीलियम होते हैं, नियोन होते हैं, आर्गन होते हैं, क्रिप्टन होते हैं, जेनॉन होते हैं और रेडॉन होते हैं। तो रेडॉन गैस जो है यही रेडॉन गैस जो है ये आपका वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाले गैस होते हैं।
वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस कौन है? अब देखिए, सर्वाधिक मात्रा में जो अक्रिय गैस पाए जाते हैं, इनर्ट गैस, वो क्रिप्टॉन होते हैं। अभी तुरंत हम बताए थे, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। इस तरह से ये सभी जो है आपका अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। तो इसमें जो है क्रिप्टन जो आपका जो है सबसे ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन रेडॉन जो है सबसे कम पाया जाता है वायुमंडल में। अक्रिय गैसों की खोज किया था किसने? तो अक्रिय गैसों की खोज जो है रेमजे ने किए थे। रेमजे नामक साइंटिस्ट ने इनर्ट गैस की खोज किए थे। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना होता है? तो वो होता है 78, यानी 78% होता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन का प्रतिशत जो है 78% होता है। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन है? तो वो हाइड्रोजन है। वायुमंडलीय दाब का मापक कौन है? तो बैरोमीटर है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर से मापते हैं। इस तरह से हमारा ये सीरीज ख़त्म होता है और ये वीडियो ख़त्म हुआ। इसके अगले सीरीज हम जस्ट लाएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।